बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने अपनी 3 टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व की थी। टेस्ट योरसेल्फ 5.1, 5.2 और 5.3। आज हम नेक्स्ट अपकमिंग जो टेस्ट योरसेल्फ हैं 5.4 और 5.5 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सिर्फ हमारे पास एक्सरसाइज रह जाएगी और एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि मैं पास पेपर से रिलेट करके आपके लिए लिखती हूँ वो रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज एवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एवेपोरेशन का रेट होता है वो क्यों इंक्रीज करता है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। तो बच्चों, एवेपोरेशन क्या होती है? द स्पॉन्टेनियस change of liquid molecules into gas molecules is called evaporation। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो एवेपोरेशन का रेट जो होता है वो क्यों इंक्रीज करता है। तो बच्चों, हमें पता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी मोशन को फास्टन कर लेते हैं, वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं। जब वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं, इसके पीछे जो रीज़न होती है वो होती है हाई काइनेटिक एनर्जी की। अपनी उनकी फास्ट स्पीड मूव करने की वजह क्या है? हाई काइनेटिक एनर्जी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो वाटर की सरफेस होती है उसके ऊपर से गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और लिक्विड्स, किसी भी कंटेनर के अंदर कोई वाटर प्रेजेंट है या कोई लिक्विड प्रेजेंट है और लिक्विड का किसी भी कंटेनर के ऊपर से गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज होने को हम एवेपोरेशन कहते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा से ज़्यादा फास्टली कोलाइड करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपर साइड पर आ जाएंगे। अपर साइड पे आने की वजह से क्या होगा कि वो जल्दी गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे और एवेपोरेशन का जो रेट होगा वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन बच्चों क्या होती है? जब मैं एवेपोरेशन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एवेपोरेशन और कंडेंसेशन के दरमियान डिफरेंस बताया था कि अगर एवेपोरेशन जो होती है वो होता है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, तो कंडेंसेशन होता है द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज वेपर प्रेशर हायर एट हाई टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि एवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। एवेपोरेशन और वेपर प्रेशर होते हैं वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और ये दो चीज़ें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं टेम्परेचर के। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो भी इंक्रीज करते हैं। मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो भी इंक्रीज करती है। जब मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज करेगी तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सरफेस से ज़्यादा एवेपोरेट जल्दी कर देंगे। ज़्यादा जल्दी किस में कन्वर्ट होंगे? गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट होंगे और जिस वजह से जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी लिक्विड का, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हायर दैन दैट ऑफ लिक्विड। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो क्यों अल्कोहल से ज़्यादा होता है? तो बच्चों, इसके रीज़न क्या है पीछे कि जो वाटर के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा ग्रेटर होती हैं दैन दैट ऑफ अल्कोहल्स। नो डाउट दोनों लिक्विड हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वाटर के अंदर वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही होती हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ अल्कोहल। इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो ज़्यादा होता है। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो इंक्रीज होता है और ज़्यादा होता है। ये हमने ग्राफ में पढ़ा था जब मैं आपको ग्राफ बता रही थी कि ग्राफ को कैसे रीड करना है और सब कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम स्पेसिफिकली कंडेंसेशन या वेपोरेशन के रेट से रिलेट करें, के टॉपिक से रिलेट करें, तो हमें पता चलता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर जो रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है इज इक्वल टू द
रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसको कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। द डायनामिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम द रेट एट विच कंडेंसेशन रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ एवेपोरेशन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेस। कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो गैसेस के अंदर क्यों ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ लिक्विड्स। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होती है गैसेस के अंदर। ये वही क्वेश्चन है और उसको इन्होंने इस तरह पूछा है। तो इसकी रीज़न क्या है कि जो गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा फार अपार्ट होते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जबकि अगर इन कंपैरिजन गैसेस के साथ हम लें लिक्विड्स का, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं क्लोजली पैक्ड। इस क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन की पावर होती है, वो लेस होती है एज कंपेयर टू गैसेस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। डिफ्यूजन का रेट जो होता है वो इंक्रीज क्यों करता है टेम्परेचर के साथ। तो बच्चों सेम वही बात, जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी इंक्रीज करती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो क्या होता है, जो मोलेकुलर मोशन होती है मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज करती है। जब मोलेकुलर मोशन इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल्स का जो डिफ्यूजन होगी वो ज़्यादा स्पीडली होगी। अगर वो एक जगह के ऊपर स्टिल रहे, उनका टेम्परेचर ना इंक्रीज करे, ठीक है, तो क्या होगा, उनके दरमियान जो होंगी वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर आप लो करोगे तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स मोशन में आ जाएंगे और वो ज़्यादा देर तक आपस में अटैच नहीं रहेंगे और वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे। इस वजह से जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो भी इंक्रीज करता है। ओके बच्चों, आवर क्वेश्चन इज वाई आर द लिक्विड्स मोबाइल। जो लिक्विड्स होते हैं वो मोबाइल क्यों होते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और इसकी वजह से जो पोजीशन होती है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वो फिक्स्ड नहीं होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स हों या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हों, वो आप इसलिए मोबाइल नहीं होते कि उनके दरमियान डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। जबकि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है। जबकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस वजह से मोबाइल होते हैं। ये दोनों इस वजह से मोबाइल होती हैं चीज़ें, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं स्टेट ऑफ मैटर जो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करती हैं और इसके अलावा इनके मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं होते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ 5.5 की तरफ। ओके बच्चों, और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। सल्फर के हमने दो एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ी थी, एक थी मोनोक्लिनिक और एक थी रोम्बिक। उनका क्वेश्चन है इन दोनों फॉर्म के अंदर से कौन सी जो फॉर्म होती है सल्फर की वो एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो बच्चों इसका आंसर है रोम्बिक। जिस भी ट्रांजिशन टेम्परेचर के दौरान जिस एलोट्रोप का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा करीब होगा, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर जिसको हम कंसीडर करते हैं, उसके आसपास होगा, तो वही जो फॉर्म होगी वो एग्जिस्ट करेगी एट रूम टेम्परेचर। तो रोम्बिक फॉर्म जो होती है वो एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज वाइट टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। सेम वही बात उन्होंने पूछी है कि जो वाइट टिन होता है वो क्यों अवेलेबल होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो बच्चों हमें पता है कि जो वाइट टिन होता है तभी बनता है, वो एलोट्रोपिक फॉर्म अपनी वाइट टिन तभी देता है जब वो टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास शो करे। हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, वाइट टिन के अंदर कन्वर्जन और ग्रे टिन की अंदर कन्वर्जन किस चीज़ के ऊपर होती है, 13.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। तो बच्चों जो वाइट टिन होता है उसका टेम्परेचर जो होता है 13.2 डिग्री सेल्सियस, वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। इसलिए हम ये कंसिडर करते हैं कि जो वाइट टिन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर और अवेलेबल भी इसी फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कंसीडर्ड एज आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का उसको हम क्यों एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर लेते हैं। तो बच्चों हमें पता है सॉलिड्स का बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, मीन्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में स्ट्रोंगली कंबाइंड होते हैं। आपस में जब इधर कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं तो ज़ाहिर बात है जब कोई चीज़ कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगी तो हमें डबल टेम्परेचर देना पड़ेगा इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ब्रेकेज करने के लिए।
ये मॉलिक्यूल्स जो है आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटैच्ड हैं। हमें डबल टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि ये मॉलिक्यूल्स जो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हों, इनके दरमियान बॉन्ड्स जो वीक हो और वो चीज़ मेल्ट हो। इस वजह से जो हम कंसिडर करते हैं सॉलिड्स को एक आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कि उनकी है मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई अमोर्फस सॉलिड्स नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स व्हाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डू हैव। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं दे डू नॉट हैव रेगुलर पैटर्न। ठीक है, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका रेगुलर पैटर्न भी होता है और एक नेटवर्क स्ट्रक्चर भी होता है। ये दो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं किस चीज़ के अंदर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हो। जबकि अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर तो कोई रेगुलर पैटर्न एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, जिस वजह से उनका कोई मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है इरिस्पेक्टिव टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई विच इज़ लाइटर वन, एल्यूमिनियम और गोल्ड। तो बच्चों जब हम किस चीज़ की लाइटनेस और हैवीनेस को मेजर करते हैं तो बेसिकली हम मेजर कर रहे होते हैं उसकी डेंसिटी को। तो हमें पता है कि जो चीज़ ज़्यादा डेंसर होगी वो ज़्यादा हैवी होगी। जो चीज़ जितनी ज़्यादा डेंसर होती जाएगी वो उतनी हैवी होती जाएगी और जितनी लेस डेंसर होगी वो उतनी ही लाइट होगी। मीन्स देखो एल्यूमिनियम की डेंसिटी है 22.7 सॉरी और गोल्ड की डेंसिटी है 9.3। तो जाहिर बात है जो एल्यूमिनियम होगा वो लाइटर होगा देन दैट ऑफ गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। तो हमें पता है मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है सल्फर का, S8 ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है ना, क्राउन शेप्ड मॉलिक्यूल। मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो हमें पता है कि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेबल फॉर्म होती है कार्बन की। तो बच्चों ग्रेफाइट होती है। आप देख रहे होगे जो आपकी पेंसिल होती है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल रह रही होती है ना, मेल्ट तो नहीं ना हो रही होती, वो रह रही होती है। इसलिए जो ग्रेफाइट होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सबसे स्टेबल फॉर्म होती है कार्बन की। स्टेट वेदर एलोट्रोपी इज शोन बाय एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इसका आंसर है कि जो एलोट्रोपी होती है वो सिर्फ एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करती है, कंपाउंड्स में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ही सिर्फ एलिमेंट्स की है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी नहीं है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं और वही डिफरेंट फॉर्म जो होती है वो शो करते हैं। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आपको आज की लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।